Hello students, I think all of you are well and fine. So as we have discussed the atom part, so now let's go through the nuclei. Fine. So before starting, as I told you, just we are okay, we are just using this particular max marks through the Vidya Prakashan Mandir, right? The specific problems that we have mentioned in this one, right? So whenever you will solve these the problems which are given in this particular bank, right? So what we have done, इसके अंदर आपको different types के problem मिल जाएगा. So at least 1 or 2 problem will be there which is very important for your term 2 exams, right? So without wasting time, let's start with the nuclei, right? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ nuclei जो आपका ये part है, right? Atom and nuclei, जैसे मैंने आपको starting में मैंने बताया था, I told you कि यहाँ पर जो particular discussion होगा वो ज़्यादातर केमिस्ट्री को लेकर है. जो मेजर पार्ट है वो केमिस्ट्री को लेकर है और न्यूक्लियर में तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको कि जैसे हम लोग पूरे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक 2-3 हम चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे, राइट? जो थोड़ी सी डिफरेंट है. ओके, सो चलिए बेटा अब शुरू करते हैं इसको. तो हेयर द वेरी फर्स्ट, हेयर पहली स्लाइड ब्लैंक है ना? पहली स्लाइड ब्लैंक है. क्यों है पहली स्लाइड ब्लैंक? तो ये हमने एटम में जो डिस्कस किया था, राइट? एटम के पार्ट में सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था हमने? यहां पर हम लोग मास डिफेंस वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मुझे यहां पर ये पता होना चाहिए कि सर जो एटम है ना, पहले तो हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमारे बड़े बोर्स आ गए, राइट? तो हमें इनिशियली एटम की जानकारी नहीं थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया, तो रदरफोर्ड की हेल्प से हम लोगों को पहले एटम के बारे में जानकारी मिली. थॉमसन ने जो मॉडल दिया दैट वाज नॉट क्वाइट गुड, उसमें बहुत सारी कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी जो कि बाद में रदरफोर्ड और बोस ने क्लियर की. ठीक है, तो पहले हमें एटम के बारे में जानकारी नहीं थी. न्यूक्लियस तो बहुत दूर की बात है, राइट? पहले हमें एटम की ही जानकारी नहीं थी, न्यूक्लियस तो बहुत ही अवे था. इवन वी डोंट नो क्या उसका शेप होगा, क्या उसका साइज होगा. पहले ये कहा गया कि स्फेरिकल शेप में है और उसके अंदर बहुत सारा जो हिस्सा है वो ब्लैंक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमते रहते हैं. दे यूज्ड टू गेट मूव इन ऑर्बिट और एक टाइम पर जाकर वो उससे कोलाइड हो जाते हैं, राइट? और इस तरीके से उसका जो स्टेबिलिटी है लॉस्ट हो जाता है, राइट? तो रदरफोर्ड ने ये बताया था. तो उनका ये पर्टिकुलर जो एक तरह का प्रेडिक्शन था और जो उन्होंने इसके बारे में इसके ऊपर वर्क किया तो वो भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया. क्यों? उनका ये जो पर्टिकुलर लॉ था वो एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया. सिंपल लॉजिक. ठीक, तो क्या हमने किया था, देखिए जरा ध्यान से. हमने यहां पर, राइट, हम लोगों ने क्या किया था, लुक, तो मैं रदरफोर्ड से शुरू करूंगा, देन वी विल गो थ्रू कि भाई न्यूक्लियस कैसे आया, ये न्यूक्लियाई कहां से आया, राइट? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहां पर सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मेरे पास ये पर्टिकुलर जो एटम था, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉइल ली और अल्फा पार्टिकल से बोmbardment किया, राइट? अल्फा पार्टिकल क्यों लिया और हमने गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, उसी की थिन शीट क्यों ली, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो यहां पर मेरे पास सिंपल गोल्ड फॉइल है, तो यहां पर मैंने एक एटम कंसीडर किया. सो व्हाट वी हैव डन, मैंने यहां पर एक अल्फा पार्टिकल लिया था. अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, इट इज अबाउट 2He4. एटॉमिक नंबर इट इज 2, एटॉमिक मास इट इज 4. ऊपर वाले पार्ट को Z मेंशन किया जाता है, गलत है, राइट? स्टूडेंट यूज्ड टू कंफ्यूज इन दैट, राइट? कि यहां पर ऐसा होता है तो सर किस तरीके से, ठीक है? तो समझिए जरा. तो यहां पर जो मेरे पास ये अबव वाला पार्ट होता है इसको तो बोलता हूं मैं एटॉमिक नंबर, नहीं मास. यूज्ड टू मेंशन विद द A. नाउ हियर व्हाट वी हैव दिस पर्टिकुलर 2, इसको मेंशन किया जाता है Z से. इट इज एटॉमिक, राइट? इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, राइट गाइस? इसको बोलता हूं मैं एटॉमिक नंबर और इसको बोलता हूं मैं एटॉमिक मास, राइट? और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं आपके न्यूक्लियर चैप्टर में. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट? आप लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रांग है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर जो A होता है मेरे पास, यानी जो एटॉमिक मास होता है, ये मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, राइट? एम आई राइट? जो मेरे पास ये एटॉमिक
मास होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। दैट मींस अगर मुझसे को ये पूछे कि भाई कितने प्रोटॉन हैं, तो देखिएगा जरा, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर जो मेरे पास Z होता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और इतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को कि बेटा अगर जो एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होंगे बेटा, और जितना मेरे पास जितने प्रोटॉन है उतने ही मेरे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये कहां पर होंगे, ये होंगे मेरे पास जो एटम है, एटम के अंदर जो मेरे पास वहां पर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर, उसके अंदर होंगे, राइट, जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, एटॉमिक मास की बात करूं, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। सर आपने यहां पर मेंशन किया है जो P है वो तो Z के इक्वल है, तो आई कैन रिप्लेस द P विद द Z। बहुत बढ़िया। तो अगर हमसे कोई पूछे सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता दीजिए, कुछ नहीं करना, किसी भी एटम के एटॉमिक मास में से क्या घटाना है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट दैट। तो n है, n क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। एटॉमिक मास हो गया मेरे पास a और एटॉमिक नंबर क्या हो गया मेरे पास, z हो गया। z यानी किसके इक्वल हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने प्रोटॉन्स हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, बहुत आसान है सर, बच्चों जैसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, यहां पर सिंपली मैं मेंशन कर सकता हूं, अगर हमसे न्यूट्रॉन पूछ लेगा तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर n इज इक्वल टू a माइनस जेड। आज के बाद ये होगा। ये सारी बातें वो थी जो मुझे इनिशियली पता होनी चाहिए थी और मुझे पता है, राइट, एज एक्सपेक्टेड, राइट। सो ये सब चीजें हटाकर हम अब वापस नाउ लेट्स गो कि रदरफोर्ड सन ने क्या किया था। रदरफोर्ड सन ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल, जरूरी नहीं मैं हॉरिजॉन्टल से यहां पर बॉम्बार्डमेंट कर रहा हूं, मैं कहीं से भी बॉम्बार्डमेंट करा सकता हूं, मेरे पास सिंपल यहां पर एक एटम है, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करा रहा हूं, राइट, ये मैंने बॉम्बार्डमेंट कराया और ये यहां से वापस चले गए। तो ये मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल आए इस पर्टिकुलर एटम में अंदर की तरफ गए और टकराकर इससे वापस चले गए। अल्फा पार्टिकल जो मेरे पास होता है ये मेरे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल है, आई नो दैट, और यहां से वापस जाना ये प्रूव करता है कि यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, यहां पर सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। हमें यह भी नहीं पता था, इवन वी आर आल्सो अनअवेयर विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक, कि अगर हम यहां से बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो जो न्यूक्लियस की शेप होगी वो कैसी होगी, न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो कैसे होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो कैसे पता किया गया होगा, समझिए, अगर बॉम्बार्डमेंट इधर से करूं तो भी यहां से ऐसे चला जाए, अगर बॉम्बार्डमेंट में यहां से करूं तो भी यहां से चला जाए। तो इस तरीके से रदरफोर्ड सर ने अपना पर्टिकुलर एक पॉइंट बताया, उन्होंने ये कहा जी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस कुछ नहीं है, वो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक एक्यूमुलेशन है, वो एक मतलब एक तरीके से एक अरेंजमेंट है, राइट, जो कि अपने आप पहले से ही स्फेरिकल शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। चलिए ये पॉइंट तो मुझे पता चल गया था। इसके बाद हमें क्या पता चला कि सर कुछ पार्टिकल्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं, राइट, कुछ पार्टिकल्स जो आते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक। तो मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं और आपको बताता हूं ये किस तरीके से होगा। तो जरा देखिए किस तरीके से अब मुझे बाकी के जो पार्टिकल्स होंगे, जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे, वो कहां से जाएंगे, राइट। नाउ यू कैन सी दिस, देखिए इधर। तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। सो हियर देखिए जरा, अब मैंने ये क्या, जब अल्फा पार्टिकल मेरे पास आ रहे थे लाइक दैट, तो सीधे तो टकरा कर वापस आ गए, लेकिन कुछ के साथ क्या हुआ, वो ऐसे भी निकल गए, राइट। तो इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर कुछ पार्ट मेरा बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था, दैट वाज कंप्लीटली ब्लैंक। तो ब्लैंक पार्ट जो था, इससे ये प्रूव हो गया कि यहां पर, राइट, यहां पर कोई भी, इस वाले हिस्से में कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो अल्फा पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपने रास्ते से डेविएट हो जाना ये शो करता है या तो इसको कोई रिपेल कर रहा है और या फिर इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है। तो बाद में ये पता चला कि यहां पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, यहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। इवन
अब तक येट नाउ वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, राइट। तो रदरफोर्ड सर ने ये तो कहा कि सेंटर पे इसके क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, और उन्हें ये कहा घूमते 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 एक टाइम ऐसा आता है वो किससे जाके मिक्स हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई से। अरे भाई अगर सीधा सा लॉजिक है, अब हम कह सकते हैं, राइट, इतने साल पहले मैं भी नहीं कह सकता था कि यहां पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए आ रहा है, वो घूमते हुए आ रहा है इस तरीके से, और सेंटर पर अवेलेबल, सेंटर पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज से अगर मिल जाता है, सीधी बात है रिकंबाइन हो जाएगा, दैट विल न्यूट्रलाइज। तो इस तरीके से इतने सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि एटम जो भी है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, राइट, उसका मास कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट है कि अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक वो तो जाकर इससे रिकंबाइन हो जाएंगे। तो सर अब इसकी स्टेबिलिटी, किसकी, एटम स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा आ जाता है, राइट। एटम की स्टेबिलिटी पर खतरा आ गया तो एटम ही जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा, और सब्सटेंस नहीं है तो एक बॉडी कैसे बन सकती है, राइट। तो यहां पर कुछ गड़बड़ थी, तो रदरफोर्ड के इस मॉडल में यह प्रॉब्लम था, राइट। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब हम थोड़ा, क्योंकि ये तो आउटर पार्ट था, ठीक है, ये पॉइंट ये था कि किस तरीके से हमें न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिली, लेकिन अब मैं न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है अब उसको डिस्कस करूंगा, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है अब मैं उसको डिस्कस करूंगा, अब जरा देखेगा, राइट, समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को, क्लियर है, देखिए जरा हियर, यहां पर अब मैं एटम बनाता हूं। अब तक एटम तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं दैट इज ऑल फिनिश। अब मुझे सिंपली केवल न्यूक्लियस को टारगेट करना है, और सबसे मेन पॉइंट आपको बताना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है, राइट। उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, जरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर मेरे पास सिंपली जरा देखिए, ये मेरे पास एक इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और यहां पर मेरे पास ये एटम हो गया, नो प्रॉब्लम सर। तो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हमारे पास हमारा जो ये यूनिवर्स है, यहां पर 4 फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस हैं, राइट। 11th क्लास में आपने पढ़ा है, 11th क्लास फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर में आपको मिल जाता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, राइट, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड ऑल दैट। 4 मेरे पास फोर्सेस होती हैं, राइट, ग्रेविटेशनल, राइट, तो चार्ज की वजह से, मास की वजह से, और यहां पर प्रॉपर न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर की मेरे पास 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक, राइट, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर ये मेरा न्यूक्लियस है, आई नो दैट सर, ये मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ओके, ये मेरे पास एटम है। तो क्या हो रहा है, अब ये मुझे पता होना चाहिए सर एटम के अंदर, ठीक है, मान लीजिए मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया, सोडियम से एक एग्जांपल समझते हैं, इससे हमें आसानी से समझ में आएगा, राइट गाइस। तो 11 और, ठीक, 11, और अगर मैं इसको देखता हूं, राइट, तो हेयर एटॉमिक नंबर 11 है सर जी, मास कितना है 20, क्या मिलेगा मुझे 11 मेरे पास एटॉमिक नंबर है, और ये होता है मेरे पास 23, राइट, 11 है और ये होगा मेरे पास 23 इसका एटॉमिक मास। चलिए, मुझे इसके मास से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसके मास से कोई लेना देना नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 11 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर सर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सर 11 हो गए, ओके, इलेक्ट्रॉन इतने हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए सर 11 हो गए, और मेरे पास इसका एटॉमिक मास 23। तो बेटा न्यूट्रॉन कितने हो गए, बड़ा आसान सर, जो मेरे पास एटॉमिक मास है उसमें से z को यानी एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 12, नो प्रॉब्लम, राइट, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर मैंने क्या देखा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, मेरे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ओनली न्यूट्रॉन होते हैं और केवल प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो सर क्या मैं इजीली इसका मास भी निकाल सकता हूं, व्हाई नॉट, आप इसका मास भी निकाल सकते हैं, आप इजीली इसका मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका मास निकालने की कोशिश करते हैं, किसका, न्यूक्लियस का, ओके। पहले एटम वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था जो एटम का साइज होता है, राइट, जो एटम का साइज होता है, राइट, जो रेडियस वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो कितना होता है 10 की पावर -10, राइट, 10 की पावर -10 रेंज का होता है, राइट।
10 की पावर -10 रेंज का होता है, ये एटम का साइज होता है। और न्यूक्लियस का साइज भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, वो 10 की पावर -15 की रेंज का होता है, राइट। तो अगर मैं वैल्यू भी यहां पर मेंशन करूं तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो लगभग 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है, राइट, जो कि बहुत ज्यादा छोटी है, राइट। वी नो दैट, ये पॉइंट हमें पहले से क्लियर है। ओके गाइस, तो यहां पर मुझे प्रोटॉन देखना है, न्यूट्रॉन देखना है। तो अगर मुझसे कोई ये कहता है, राइट, अगर मुझसे कोई ये कहता है कि ये जो मेरा प्रोटॉन है, राइट, ये जो मेरे पास जो न्यूक्लियस है, इसका मास कितना होगा, मास ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस। चलिए ठीक है सर, तो मैं क्या करूंगा सर, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, एम आई राइट, राइट। बस जितने प्रोटॉन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोटॉन का मास है, बहुत बढ़िया सर, प्लस व्हाट एल्स, जो मेरे पास न्यूट्रॉन है, राइट, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और क्या कर सकता हूं मैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मैं उनको एन लिख लेता हूं, कैपिटल एन, व्हाटएवर यू लाइक, वी नो दैट। तो यहां पर ये तो मेरे पास मास ऑफ क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ये मेरे पास आ गया मास ऑफ न्यूक्लियस एट दिस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, इसके अबाउट ऑर्बिट्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, राइट, सभी किसी भी ऑर्बिट्स में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, अरे सर जितने प्रोटॉन हैं मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट, जितने पर्टिकुलर मेरे पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके चारों तरफ, नो प्रॉब्लम। तो और मुझे इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 ऑफ kg, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 ऑफ kg। और अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन निकालता हूं तो 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg, और प्रोटॉन का भी लगभग 1.67, दोनों लगभग, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑन एन एवरेज लगभग बराबर ही होता है, राइट, बहुत ही माइन्यूट सा वेरिएशन है, राइट। तो यहां पर आप लोग 1.66 लिख सकते हैं इसको, और उसको 1.67 कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। चलिए ठीक है, ये पॉइंट मुझे पता चल गया। तो अगर मैं यहां पर इसका मास निकालने की कोशिश करता हूं, तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूं बेटा, अगर सोडियम की बात करूं तो मेरे पास कितने कितने पर्टिकुलर यहां पर प्रोटॉन होंगे, सब प्रोटॉन मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया 11। तो 11 का प्रोडक्ट अगर मैं किससे करूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा मेरे पास mp, राइट, प्लस दूसरा मेरे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, दीज आर 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या मुझे कंप्लीट न्यूक्लियस का मास नहीं पता चल जाएगा, 100% पता चल जाएगा सर, मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट, अब समझने का आपको ये कोशिश करना है, इसके अबाउट ये जो मेरे पास कंप्लीट एटम फैला हुआ है, इसके यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन थे, सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ओवर देयर। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, 11 होंगे। अरे 11 तो होंगे, लेकिन उनका पर्टिकुलर मास तो देखिए, मास कितना होगा, 11 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 ऑफ kg। इसका मतलब लगभग, भाई ये तो मेरे पास कितना है 9.1, राइट, तो 9.1 तो ये हो गया मेरे पास, और 10 की पावर -31 और -27। सर सिंपली मुझे यहां पर साफ साफ दिख रहा है 10,000 गुना, तो मैं लाइव देख सकता हूं मास में कितना फर्क है। तो बेटा न्यूक्लियस का मास आप देख लीजिए, ये मास तो कुछ भी नहीं है, किस मास के कंपैरिजन में, इस मास कंपैरिजन में ये मास इससे बहुत बड़ा होगा, ये मास इससे बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर है हमारे पास एटम का, वो बहुत ज्यादा हैवी है, राइट। हम अगर रियल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कह सकते, लेकिन जब छोटी छोटी चीजों के बारे में हम कंपेयर करेंगे और एक चीज बहुत भारी होगी, तो सीधी बात है वो बहुत डेंस होगी, तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि सर जो मेरे पास न्यूक्लियस है, राइट, उसका मास बहुत ज्यादा है, भाई एटम में तो कुछ है ही नहीं, सारा मास तो कौन लेकर बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस लेकर बैठा हुआ है। ऊपर से क्या सर, इसका जो वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम होगा सर, इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस क्या होगा सर, डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो आपने निकाल लिया, ये रहा, और वॉल्यूम बहुत बड़ी बात नहीं है वॉल्यूम कैलकुलेट करना,
देख इधर मैंने क्या कहा, यहां पर जो मेरे पास न्यूक्लियस है, राइट, जो न्यूक्लियस है जो हम पहले ही एटम वाले चैप्टर में कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका रेडियस है 10 की पावर -15 रेंज का है, 10 की पावर -15 रेंज का है। अरे सर ऊपर से आपको इसका फॉर्मूला लगाने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा, ऊपर से आपको 4/3 पाई आर क्यूब करना पड़ेगा। सर आर क्यूब जो है मेरे पास यहां पर आर कितना, 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, इसका क्यूब और कर दीजिए, माइनस का 45 आ जाएगा बच्चे, 10 की पावर -45। तो ये वाली टर्म बहुत 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 छोटी हो गई, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास डेंसिटी तो आती है 10 की पावर, मैं न्यूमेरिक टर्म नहीं लिख रहा हूं बच्चे, ये 10 की पावर 17 ऑर्डर की आती है, 10 की पावर 17 ऑर्डर की आती है। और आप लोग जानते हैं जो पानी है, राइट, सुबह शाम दिन रात उसे आप यूज करते हैं, उसकी डेंसिटी रटी पड़ी है मुझे, कितनी होती है बेटा, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000। और ये छोटा सा न्यूक्लियस कितनी डेंसिटी लेकर बैठा है सर, 10 की पावर 17 ऑर्डर की, ये तो इससे लाखों करोड़ों टाइम्स बड़ा है, क्वाइट हायर। तो समझिए क्या इससे ज्यादा डेंस कुछ है आपके पास, नो, नेवर। तो यहां पर यह कहा जाता है इस पूरे यूनिवर्स में मेरा 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इन सब फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी आती है, कौन सी आती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। गॉट इट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब तक जो मैंने यहां पर डिस्कस किया उसका मेन पॉइंट बस ये है कि सर जो एटम था, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके बारे में हमें जानकारी मिली, और कुल मिलाकर मुझे यह पता चला कि भाई जो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा डेंसिटी रखता है, 10 की पावर 17 ऑर्डर का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनका मास उसके चारों तरफ फैले हुए इलेक्ट्रॉन के मास का, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के मास का बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, राइट गाइस। तो इन सब से क्या पता चला, क्या पता चला, अब आप समझिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट, ओके। तो ये सब तो पॉइंट मैंने वो बताया जो न्यूक्लियर पार्ट को पढ़ने के लिए मुझे पता होने चाहिए, राइट। नाउ लेट्स गो थ्रू, अब देख लेते हैं इधर, हियर व्हाट वी हैव दिस वन। सबसे पहले अब यहां पर मेरे पास पहला स्लाइड आता है, राइट। पहला स्लाइड है मेरे पास क्या, मास डिफेक्ट, राइट। मास डिफेक्ट बड़ा आसान है, मैं भी अभी मैंने 5 to 6 मिनट बिफोर आपसे डिस्कस किया था। मास डिफेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, रियल में जो एटम मैंने डिस्कस किया और जो न्यूक्लियस उसके अंदर है उसका जो एक्चुअल में मास होगा, जो थियोरेटिकल मास होगा बेटा, वो मेरा एक्चुअल मास होगा, और इतना ही होना चाहिए। निकालूंगा कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दीजिए, मल्टीप्लाई करके मैं भी कैलकुलेट कर लूंगा, मल्टीप्लाई करके मैं भी कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे करूंगा, ये देखिए, स्टिल आई मेंशन द फॉर्मूला, ये एक्चुअल मास है जी, ये एक्चुअल मास है, ये रियल मास है, ये एक्चुअल मास है, ये रियल का मास है, वो क्या है, वो ये है। मैं ग्रीन वाले सर्कल से इसको सर्कल कर देता हूं, राइट। चलो ये पॉइंट भी मुझे पता चल गया। नाउ लेट्स कम बैक। तो उन्होंने ये कहा कुछ नहीं है, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये पता चला, क्या पता चला, पहले वैसे में पहले ही पता चल चुका है, राइट। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, समझिएगा जरा, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट द न्यूक्लियॉन्स, द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब उन्होंने ये कहा कि थ्योरेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला मास जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, भाई जो हम कैलकुलेट करें वही होना चाहिए। लेकिन जब उसको मेजर किया जाता है वो कम निकलता है, राइट। जब हम उसको मेजर करते हैं लेकिन वो कम निकलता है, तो मास कहां गया, तो मास में कमी हो गई, इसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। भाई मैंने ये कहा मेरी पॉकेट में कितने रुपीज है, मान लीजिए 2000 रुपीज है, लेकिन मैंने जब पॉकेट में हाथ डाला और बाहर निकाले तो 1900 निकले, तो 100 रुपीज कहां गए, तो कम हो गए ना। यानी मुझे पता था एक्चुअल में, मैंने अपनी पॉकेट में पैसे रखा, वो गिर गए, क्या हुआ वो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पर सिंपली ये पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपने सर ये बताया, आपने मुझे बताया, कैल्शियम ले लेता हूं मैं, कैल्शियम का 40 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है, 20 इसका यहां पर एटॉमिक नंबर है।
तो बेटा जी ये जो 20 एटॉमिक नंबर हो गया और यहां पर जो 40, यहां पर जो 40, ठीक है, ये जो 40 मेरे पास जो एटॉमिक नंबर हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा 40 में और इस 20 में ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर। इन दिस वे यहां पर पर्टिकुलर कितने न्यूट्रॉन होने चाहिए? 20। प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 20। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 20। तो सबका मास भी निकाल सकता हूं, एक प्रोटॉन का भी मास मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन का भी पता है, न्यूट्रॉन का भी पता है। लेकिन जब कैलकुलेट किया जाता है, ये तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, लेकिन जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है तो थ्योरेटिकल मास ग्रेटर होता है, बहुत ही स्लाइटली ग्रेटर होता है उसके प्रैक्टिकल मास से। और ये जो मास में कमी पाई जाती है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। राइट गाइस, तो यहां पर मैंने क्या किया सर, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, दिस डिफरेंस ऑफ मास इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। लेट ZA be the mass of the nucleus, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, राइट। ZA be the mass of the nucleus, MP is the mass of the proton, Mn is the mass of neutron. So then the mass defect will be, तो del m is the mass defect। तो क्या किया मैंने, mass of nucleons, nucleons का मतलब क्या है, mass of proton प्लस mass of neutron। भाई यही तो हो गया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, sum of protons and neutrons, that's called the nucleons, right guys। और mass of nucleus प्रैक्टिकली कितना है जी, प्रैक्टिकली कितना है, तो यहां पर जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है, यहां पर जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है, ये प्रैक्टिकल वाला मास है, ये प्रैक्टिकल वाला मास है। और ये कौन सा मास है, ये थ्योरेटिकल वाला मास है, ये थ्योरेटिकल वाला मास है और प्रैक्टिकल वाला मास है। याद रखना आप लोगों को ये। तो फॉर्मूला जो यहां पर इन्होंने मेंशन किया है, जो फॉर्मूला इन्होंने यहां पर मेंशन किया है, बहुत ही इजी है। तो इसको बोलता हूं मैं मास डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेल एम, राइट। डेल एम क्या हुआ, ZMP, यू कैन जस्ट गेट इट। ZMP क्या है सर, यहां पर Z कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोटॉन के मास से, प्लस A minus Z, already we have discussed 2 slides before we have discussed that, you can see this one। तो यहां पर मेरे पास क्या है N, और N कुछ नहीं है, N कुछ नहीं है, N क्या आएगा मेरे पास, A minus Z। ये क्या आएगा, A minus Z। तो what I can mention here, तो A माइनस Z कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर ये तो मेरे को कुछ नहीं है सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्चुअल मास है मेरे पास, जो प्रैक्टिकली मास आया उसका, उसे घटा दूंगा तो मास में जो कमी आएगी, जो मास डिफेक्ट आएगा, वो मैं इजीली यहां पर मेंशन कर सकता हूं, राइट। तो अब तक मुझे ये लगा कि मास डिफेक्ट आपके ब्लड में आ चुका होगा, ठीक है, दिमाग में तो आ चुका होगा, अब तो बिल्कुल आपके ब्लड में भी आ चुका होगा कि मास डिफेक्ट है क्या, राइट गाइस। अब बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, राइट, पक्का आएगा, याद रखिएगा। नाउ बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, भाई न्यूक्लियॉन हमने क्या करा समझिएगा। यहां पर जो न्यूक्लियॉन्स है मुझे पता है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको मैं न्यूक्लियॉन्स बोल देता हूं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है मैं उनको क्या बोल देता हूं, न्यूक्लियॉन्स। और P और N कुछ और नहीं, अरे सर एटॉमिक मास ही तो होगा, एटॉमिक मास ही तो होगा, बच्चों वाली बातें हैं, समझिए। द मास डिफेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इज इन द फॉर्म बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग द न्यूक्लियस इनटू अ स्मॉल न्यूक्लियस, राइट। ये एक वो एनर्जी है, राइट, ये एक वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखते हैं। अरे सर बांधने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड, यहां पर इनको बांधने की जरूरत क्या है, जरूरत है सर, क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में, क्या डू द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विल नॉट रिपेल टू ईच अदर, बोलो सर, क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, 100% करेंगे, 100% करेंगे सर जी। जब आप एक इतना हैवी डेंसिटी का न्यूक्लियस लेकर बैठे हो, उसके अंदर प्रोटॉन भर रखे हैं, न्यूट्रॉन भर रखे हैं, चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, छोड़ दो, प्रोटॉन को नहीं छोड़ूंगा, ये प्रोटॉन तो बड़ा खतरनाक है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे तो इनको रोकने वाला भी तो कोई चाहिए, रोकने वाला भी चाहिए। तो होता क्या है, जनरली सिंपल
सोबर वे में इसको समझना है कि भाई जो एक्चुअल मास था, अब आइंस्टाइन यहां पर आने वाले हैं। आइंस्टाइन अपने इस थ्योरी को समझाएंगे, क्यों इसको बांध दिया गया और कैसे बांध दिया गया। बहुत फेमस रिसर्च हुई थी आइंस्टाइन सर की, तो क्या कहा था उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एक्चुअल मास आपने थ्योरेटिकली मल्टीप्लाई करके न्यूट्रॉन निकाल के प्रोटॉन निकाल के मल्टीप्लाई करके निकाला है, सही बात है, वो तो एक्चुअल मास है, 100% करे दैट इज एक्चुअल मास, बट प्रैक्टिकली जो मेजर किया वो मान लीजिए बहुत कम आ गया है ना, वो बहुत कम है, मतलब जो डिफरेंस आया दैट इज क्वाइट लेस। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, जो मास डिफेक्ट है डेल एम, क्या लिखूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियस जो थ्योरेटिकली होना चाहिए था माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो प्रैक्टिकली है, दोनों में जो डिफरेंस आया बहुत कम आया। तो ये जो डिफरेंस है 0.00 राइट, 0.00 समथिंग 0.345 मान लीजिए मैंने इतना लिखा राइट, केवल इतना मास में डिफेक्ट दिखा दिया, तो बहुत ही कम वेरिएशन है राइट। ये जो वेरिएशन है ये बहुत ही कम है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो, तो ये जो जितना मास कम हुआ है कहां चला गया, आइंस्टाइन सर आते हैं, और उन्होंने क्या कहा, ये थ्योरी देते ही उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च कर दी जो पता ही नहीं थी। क्या कह दिया उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो इसके मास में कमी आई है, ये जो मास में कमी आई है, यही मास में कमी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और यही एनर्जी जो आपका न्यूक्लियस है बांध के रखती है, जो न्यूक्लियस है वो बांध कर रखती है। तो मास की वजह से, इस मास की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उस एनर्जी ने न्यूक्लियस को बांध के रखा, प्रोटॉन के रिपल्शन को ओवरकम किया, और इस तरीके से न्यूक्लियस मेरा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एक बार न्यूक्लियस के स्टेबल होने की जरूरत थी, क्यों, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है सर जी, हाई डेंस है सर जी, अब वो इतना ज्यादा डेंस है राइट, ऊपर से स्टेबल भी हो गया, जो कि आइंस्टाइन सर ने करा दिया अपनी थ्योरी देने के बाद कि भाई ऐसे स्टेबल हो रहा है, और उन्होंने प्रूव भी किया अपनी इस थ्योरी में। ये इक्वेशन जितनी छोटी है इसके पीछे थ्योरी और रिसर्च बहुत बड़ी है राइट। तो यहां पर ये जो वेरिएशन है राइट, जो इसमें चेंज आया बेटा, वो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि मुझे रटी पड़ी है राइट, क्लियर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं वो एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जो कि बहुत ही कम आएगी। तो इसको बाउंड करने के लिए काफी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मास में कन्वर्ट होती है। तो मास कहां गया, दैट मास हैज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, और उसे क्या नाम दिया गया, बाइंडिंग एनर्जी। तो याद रखेंगे, अब आपको सब चीजें पता चल गई हैं राइट। क्यों स्टेबल किया, रदरफोर्ड सर ने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया, बोर ने क्या किया, और क्यों किया, क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशंस थे, एवरीथिंग दैट वी हैव क्लियर्ड। नाउ लेट्स गो ऑन। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर निकलो, यहां से क्वेश्चन आ जाता है राइट। अगर मैं नीट की बात करूं तो यहां से लगभग 7 से 8 नंबर ये आपको दिला सकता है सिंगल चैप्टर, और बोर्ड्स में यू नो दैट यहां से भी आपको, ठीक है, लगभग ऑन एन एवरेज, अब तो आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो टर्म 2 में लगभग फिर भी ये आपको ऑन एन एवरेज लगभग 5 मार्क्स 4 to 5 राइट आसानी से दिला सकता है। चलिए, नाउ लेट्स गो थ्रू। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, वही है, दैट्स वी हैव दिस वन, एटॉमिक मास। तो ये क्या लिखा है, mc², ये कुछ और नहीं है, ये एनर्जी है बेटा जो आइंस्टाइन सर ने दी है, mc², डेल mc², आई मेंशन्ड ओवर देयर। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, E हो गया बेटा, ये है मेरे पास E राइट। तो E है और डेल mc², और ये क्या है मेरे पास, दैट इज बाइंडिंग राइट, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियन को बांधने के लिए यूज हो रही है। अरे न्यूक्लियंस तो बहुत सारे होंगे सर, कैसे होंगे, अगर सोडियम की बात कर दूं 23 होंगे, कैल्शियम की बात कर दूं सर 40 होंगे, सभी के अंदर अलग अलग होंगे। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा यहां पर कि बेटा यहां पर जो सोडियम है उसका मास नंबर 23, कैल्शियम है इन भैया का 40 है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन आप लोग निकालेंगे वो 40 से डिवाइड कर निकालेंगे राइट। अभी मैं स्टेबिलिटी के ऊपर बात करूंगा। कुछ जगह ये पढ़ा दिया जाता है आपको, कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं, कुछ आप लोग गलत पढ़ लेते हो कि भाई जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो न्यूक्लियस, वो एटम उतना ही ज्यादा स्टेबल, लेकिन ये गलत है राइट।
ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट हम यहां डिलीवर नहीं करेंगे, हम सही स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे। और सही स्टेटमेंट क्या है वो सुन लीजिएगा। मान लीजिए यहां पर एक घर ये रहा और एक घर ये है। इस घर में 5 लोग रहते हैं, चलो 8 लोग रहते हैं, राइट। इस घर की जो इनकम है 1 मंथ की इनकम है लगभग 8 lakhs, राइट। 8 into 10 की पावर 5। गॉट इट गाइस? 8 लोगों की जो इनकम है 1 मंथ की वो 8 लाख है। तो एक पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 1 लाख पर पर्सन। गुड। दूसरे घर में आ जाओ। इस घर में केवल 2 कपल रहते हैं, एक हस्बैंड है एक वाइफ है। दोनों की जो सैलरी है, हैंडसम सैलरी 3 lakhs या 4 lakhs या 5 lakhs, व्हाटएवर इट इज देयर। चलो इनको भी हम 8 लाख मान लेते हैं। इजी। यहां भी 8 लाख है, यहां भी 8 लाख है। तो ये बताइए हस्बैंड की अर्निंग कितनी होगी? 4 lakhs। वाइफ की अर्निंग कितनी होगी? 4 lakhs। तो दोनों की अर्निंग यहां पर 4-4 लाख है। और यहां पर कितनी अर्निंग है इनकी? 5, ये 8, हर एक पर्सन की 1 लाख। तो एक पर्सन कितना कमा रहा है? 1 लाख कंपैरेटिव टू दीज। ज्यादा स्टेबल कौन होगा लाइफ में? ये स्टेबल। ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेबिलिटी। लेस अमाउंट, लेस स्टेबिलिटी। उन्हें थोड़ा और मशक्कत करनी पड़ेगी। बड़ी फैमिली है, कुछ भी हो सकता है। वी विल हैव टू गेट रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सबको घर बनाना है, सबको रहना है, अच्छी पढ़ाई, व्हाटएवर इट इज देयर, द मेनी रीजंस मे बी ओवर देयर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड नहीं करेगा कि भाई ये मेरा एटम और ये मेरा न्यूक्लियॉन स्टेबल होगा। हु विल डिसाइड? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन को बाउंड करने के लिए आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं ये बताइए, देन यू विल केम टू नो, राइट गाइस। तो चलिए ये पॉइंट भी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। नाउ द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास कितना होगा? क्या है नेचर? क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस? यही तो हमने डिस्कस किया था। मैंने आपसे ये कहा कि जो मेरे पास से न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो किस वजह से आई है? जिससे एटम फ्रेम हुआ है। सबसे पहले जो मास में जो कमी आई वो उसने क्या किया? न्यूक्लियस को बाउंड कर दिया। उसने न्यूक्लियस को बाउंड कर दिया बच्चे। तो जब प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ये तो मैं कर चुका हूं सर, ये तो हम कर चुके हैं, राइट। ये हम चीज कर चुके हैं। सो इन this way what will it happen? These attractive forces cannot be gravitational. These attractive forces cannot be gravitational since the force is on repulsion between the protons. तो क्या कहा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा होगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा होगी। तो यहां पर अब हम देखें क्या लिखा हुआ है यहां पर? ग्रेविटेशन फोर्स कैन नॉट बी रिपल्सिव बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सो हियर द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या है? उससे भी बहुत ज्यादा होगी, उससे भी बहुत ज्यादा होगी। मैंने कहा ना आप लोगों से कि भाई यहां पर अगर मैं मेंशन करूंगा तो मेरे पास क्या है? एक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स। सर 10 की पावर 38, 25 एंड ऑल दैट, आई नो दैट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। 11th क्लास का पार्ट है, डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पहले से ही पता है। तो यहां पर ये मुझे पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर की जो फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। नाउ दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये बताइए, यहां से शॉर्ट वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसी होती है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कैसे? क्योंकि रेडियस ही बहुत कम है, रेडियस ही अपने आप में बहुत कम है, राइट गाइस। तो जब रेडियस मेरे पास इतना छोटा है, जब रेडियस मेरे पास छोटा है, तो दीज फोर्सेस आर शॉर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस कौन सी होती हैं? दीज आर कॉल्ड द शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट कह दिया ना, इसी वर्ड की मुझे चिंता थी, इसी वर्ड की मुझे चिंता थी कि भैया अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं आया, ये अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं आया, और ये आ चुका है। पहला शॉर्ट रेंज, ग्रेविटेशन से ज्यादा, और स्ट्रॉन्गेस्ट। याद रखेंगे, डेफिनेटली विल गेट समवेयर। द शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट है सर, चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्यों? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है क्या? नो। प्रोटॉन पर चार्ज है, बट जो रिपल्शन है, राइट,
वो सिमिलर के बीच में है, क्या उनमें जो रिपल्शन हो रहा है, राइट, जो उनमें प्रॉपर रिपल्शन हो रहा है, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन हो रहा है, या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर? कुछ नहीं है सर, ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। चौथा पॉइंट, therefore the force between the proton and proton is same as the force between the neutron and neutron or proton neutron. Point to be noted. सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर ये मेंशन कर रहा हूं कि ये फोर्स बिल्कुल प्रोटॉन प्रोटॉन, सही बात है, सेम है, मास ऑन एन एवरेज सेम है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वाइट सेम, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दैट इज ऑल्सो सेम। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, दैट इज क्वाइट सेम, इट इज क्वाइट सेम। और यहां पर ये सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगी सर, अगर मैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करूं ये भी सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करूं, राइट, ये भी सेम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करूं ये भी सेम है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करूं ये सेम नहीं है, चार्ज विल बी कंसिडर्ड ओवर देयर, राइट। रीजन देखिए ना बेटा, पॉजिटिव है, नो चार्ज है, यहां कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल, चार्ज विल नॉट गेट अफेक्ट। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, नो चार्ज नो चार्ज। अगर ऐसा होता तो इनके बीच में फोर्स क्यों लगता? तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो फोर्स किस किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, राइट। याद रखेंगे इसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं पॉइंट आपको और कराना चाहता हूं, जरा देखिएगा क्या है मेरे पास। लेट्स, ये जो प्रोटॉन है क्या कर दिया यहां पर इन्होंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, this one, right, what they mentioned over there, right, the existing of the meson give the rise to the meson field which gives rise to the attractive nuclear force. ये पाई मेसॉन बोलते हैं बेटा इसको, यूज टू कॉल इट द पाई मेसॉन। मतलब क्या होता है कि यहां पर ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो मेरे पास एक प्रॉपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो रिपल्शन है, राइट, तो इनके बीच में, तो यहां पर ये आप लोग देखेंगे यहां से प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में होगा, राइट, और यहां से क्या बनेगा मेरे पास, पाई जीरो न्यूट्रॉन, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है, हालांकि इतना ये पॉइंट नहीं पूछा जाता, रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में पाई मेसॉन, पाई पॉजिटिव हो या पाई नेगेटिव हो, लेकिन अगर यहां पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया तो पाई जीरो, राइट, पाई जीरो। क्यों? अरे सर न्यूट्रॉन है, क्या आ गया मेरे पास यहां पर, पाई जीरो। और अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो वहां पर पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव यू विल गेट कंसिडर्ड ओवर देयर, राइट गाइस, इट इज वेरी वेरी इजी। तो मास ऑफ पाई मेसॉन कितना होता है, ये पॉइंट भी याद रखें, 273 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 273 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पाई मेसॉन याद रखें आप लोग, राइट, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट जो मास ऑफ दिस पाई मेसॉन है, ठीक है, पाई मेसॉन, राइट, तो 273 इंटू मल्टीप्लाई विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी m ऑफ e, तो कितना होता है मेरे पास, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चे, 273 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ऑफ kg, राइट, ये मेरे पास पाई मेसॉन का मास आ गया, राइट। तो याद रखिएगा, यू कैन गेट इट समवेयर एल्स, राइट। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन। या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी तक की हमारे पास फर्स्ट फिगर है, और मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसके अंदर कि भाई ये जो बाइंडिंग एनर्जी आई है और मास नंबर, मैंने क्या कहा था अभी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सर जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी ए डिसाइड करेगी क्या सर, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, न्यूक्लियस और एटम। यही मुझे चाहिए था, और ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन करेगा, ये ग्राफ इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, राइट गाइस। तो अब जरा देख लेते हैं इसको जल्दी से और समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। तो यहां पर मैंने ये देखा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, राइट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, यहां पर क्या होगा समझिएगा जरा, ये मैंने बाइंडिंग एनर्जी देखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैंने क्या पर न्यूक्लियन निकाला, मतलब मैंने इसको डिवाइड बाई ए किया हुआ है, डिवाइड बाई ए किया हुआ है, और किस किस के लिए किया हुआ है, यहां पर मेरे हीलियम वाले भैया हैं, यहां पर मेरा कार्बन है,
यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ आयरन है, या ये मेरे पास पर्टिकुलर ब्रोमीन है, ये La, राइट, और यहां पर मेरे पास ये U यूरेनियम, और यहां पर मेरे पास ये लिथियम, राइट। तो यहां पर सभी की एनर्जी में निकालने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन, ये फिजन है, सॉरी फिजन, और ये मेरे पास फ्यूजन। अब यही पॉइंट मुझे समझना है ये हो क्या रहा है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, एक यहां से क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है सर? ये लगभग बीच में आ रहा है, देखो, लेट मी मेक इट क्लियर, राइट, ये बीच में आ रहा है सर जी। इसकी एनर्जी होती है आयरन की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है बच्चा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे होती है समझिएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे सॉरी, इसको बाउंड करने के लिए, मतलब जो न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए ऐसा कौन सा मटेरियल जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो क्या है मेरे पास? आयरन। इस वजह से मैग्नेटिक वाले मटेरियल बनाए जाते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, और वो आयरन का पार्ट होता है, राइट। तो ये हम थोड़ा अलग पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आयरन हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। वही वाला 2 घर वाला केस, 8 लाख और 8 लाख, 2 कपल 5 मेंबर, 8 मेंबर्स, राइट। सो हेयर, तो एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन, एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन। अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, राइट, है दूसरे मटेरियल्स आ जाएंगे, लेकिन यहां पर हमने हीलियम लिया हुआ है, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ऑन एन एवरेज लगभग 7 होती है, कार्बन की लगभग 7.8 के आसपास आपको मिलेगा, ऑक्सीजन की एग्जैक्टली आपको 8 मिलेगी, आयरन की 8.5 मिलेगी आपको, ये मैं ब्रोमीन है, इसकी लगभग आपको 8.5 से थोड़ा कम मिलेगी, 2 और समथिंग लाइक। और यूरेनियम देखिए, यूरेनियम की लगभग मुझे कितनी मिलेगी? नियर अबाउट कार्बन, राइट। लेकिन पॉइंट क्या है सर जी, यहां पर ये जो मेरे पास, ये तो मेरे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आ जाते हैं इधर, यहां पर ये मेरे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर गिरना शुरू हो जाती है। रीजन बीइंग, अरे जब सर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो गए तो स्टेबल कहां से होंगे, और स्टेबल कम होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के गिरती नहीं चली जाएगी, रिड्यूस, राइट। तो ये मेरे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वाला पार्ट आ जाता है, राइट। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मास नंबर चेक कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे पास जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कितना कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है सर जी? 16, 20 के बीच में लाई करेगा। कार्बन कितना होता है? 12, 20 के बीच में लाई करेगा। हीलियम का कितना होता है? 4, इसके बीच में लाई करेगा। आयरन कितना होता है मेरे पास? आई नो दैट, राइट। सो 40, 60 के बीच में लाई करेगा, याद है मुझको। ब्रोमीन है, राइट। यूरेनियम है 235, 240, 238, लाइक दैट। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको आना चाहिए बेटा यहां पर। तो बाइंडिंग एनर्जी ये पता चलता है, कोई भी जो मेरे पास मटेरियल है, राइट, जब रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल है, या फिर जनरल मेरे पास को मटेरियल है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी मतलब उसका जो न्यूक्लियस है कितनी एनर्जी ग्रास्प कर रहा है, कितनी एनर्जी वो खुद को बाउंड करने के लिए यूज कर रहा है, राइट गाइस। इट इज वेरी वेरी इजी, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके पास ऑन एन एवरेज कम से कम 2 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। तो यहां पर एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन, क्यों? ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है मेरे पास, ये छोटे छोटे पर्टिकुलर मेरे पास कार्बन, ऑक्सीजन, ऑल दैट, ये जोड़कर क्या बनाते हैं? एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये भैया क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है मेरे पास ब्रेक हो जाना, राइट। फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? ब्रेक हो जाना। ये क्या होंगे? एक जो मेरे पास बड़ा होगा, जो लेंथी होगा, जस्ट लाइक के मेरे पास यूरेनियम है, वो टूटकर क्या बनाएगा? छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देगा। वो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, वो हम लोग जानते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ द न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या है मेरे पास, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। सो हियर न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या है मेरे पास, समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर अब न्यूक्लियर रिएक्शन मेरे पास 2 तरह की होती हैं सर। क्या होता है मेरे पास? न्यूक्लियर रिएक्शन जो मेरे पास है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, 2 तरह की हो सकती है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो मेरे पास एक तो हो जाएगी फ्यूजन और एक हो जाएगी फिजन। फिजन होता है कुछ टूट जाना, कुछ ब्रेक हो जाना, छोटी चीजें बन जाना, स्मॉल चीजों में टूट जाना। और फ्यूजन होता है कुछ ऐड हो जाना, न्यू फॉर्मेशंस हो जाना, न्यू फॉर्मेशंस, राइट। छोटे से जुड़कर एक बड़ी चीज बन जाना। सो व्हेन अ बीम ऑफ द मोनो
सिंगल, अल्फा रे, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, राइट, कोलाइड विद अ स्टेबल न्यूक्लियस, सीधी बात है, टकराती हैं, देन ओरिजिन न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ द न्यू एलिमेंट, तो न्यू एलिमेंट बन जाएगा, सिंपल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन. अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन मे बी गिवन एज, तो हमने क्या किया यहां पर, ए इज इंसिडेंट एनर्जेटिक पार्टिकल, ये क्या है मेरे पास, ए जो है मेरे पास एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, राइट. मैंने किसके ऊपर गिराया इसको, एक्स इज टारगेटिंग न्यूक्लियस, इसके ऊपर गिराया, ये मेरे पास कोई टारगेटेड न्यूक्लियस है, यानी कोई मेरे पास एक एलिमेंट है, जैसे मैंने गोल्ड का लिया और उसके ऊपर डाला था, किसके ऊपर, तो ये मेरे पास एक अल्फा की तरह ट्रीट समझ लीजिए, और ये मेरे गोल्ड यानी एयू की तरह समझ लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 79. तो इसके ऊपर अगर बॉम्बार्ड करूंगा तो क्या बना, एक नया न्यूक्लियस बना, राइट, नया न्यूक्लियस बना. Y इज द रेजिडुअल न्यूक्लियस एंड B इज व्हाट, आउटगोइंग पार्टिकल. तो ये तो नया पार्टिकल बन गया, राइट, ये बच्चे पार्टिकल बन गया, और ये मेरे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस है, मतलब इसकी भी नई फॉर्मेशन हुई है. मतलब मैंने क्या किया, यहां तो भाई अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया था, यहां पर ये भैया हमारे बीटा पार्टिकल बन गए, राइट. किसके ऊपर क्या था, किस एलिमेंट के ऊपर क्या था, एक्स के ऊपर. अब ये घटकर क्या बन गया, वाई बन गया. अब या तो इससे जुड़ा है और या इससे निकला है, या तो अल्फा पार्टिकल इससे जुड़ गया है तब जाके वाई बना है, और एक बीटा पार्टिकल बी जो है इन्होंने बी पार्टिकल रिलीज करा है. या फिर यह भी हो सकता है कि ये इससे साथ जुड़ा नहीं है, इसने इसको ब्रेक करा है तो नया बना है और ये पार्टिकल रिलीज करा है, कुछ भी हो सकता है, राइट. बोथ साइड इक्वेशंस आर द बैलेंस. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यही होता है, जो चीजें जुड़कर नई चीज बना देती हैं या फिर एक चीज दूसरी चीजों में टूट जाती है, बट इज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड गाइस. So this reaction is compact form is expressed as क्या, XABY. XABY इसका मतलब क्या, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये नहीं सोचना कि आपको कि ये मैथ्स तो नहीं आ गया सर. यहां पर अगर मैं समझूं तो आपको दिख रहा है ये भी MC स्क्वायर है और ये भी MC स्क्वायर है, राइट. इट इज नथिंग, Q इज नथिंग गाइज, ये है मेरे पास एनर्जी, राइट, ये है मेरे पास एनर्जी, या फिर हीट की फॉर्म में, Q यहां पर एक्चुअली हीट की वजह से है, तो हीट की फॉर्म में रिलीज होता है, हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. तो बेटा MA जो पार्टिकल है उसका मास आ गया, राइट, और ये मास ऑफ X ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. तो शुरू में ये रिएक्शन होने से पहले एलिमेंट्स का, पार्टिकल्स का मास था, वो ये था, टोटल हमने मास लगा लिया और C से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी भी निकाल ली. गुड. अब जब बन चुका है तो राइट साइड में भी होना चाहिए, तो ये B, ये वाला पार्टिकल, ये न्यू एलिमेंट, इसका मास ऐड किया, C से ही मैंने मल्टीप्लाई करा, C स्क्वायर, तो एनर्जी मिली. ये मुझे क्या मिली, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ये मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्ट कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी है, राइट, जो रिएक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, राइट. तो अगर मैं ये देखता हूं दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी इससे रिलीज, दोनों का डिफरेंस अगर निकालूंगा तो उतनी एनर्जी मुझे यहां पर जो है रिलीज हो जाएगी, राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट. सो बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट गाइस. थैंक यू सो मच.